आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के 5वें लेक्चर में है, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? जब आप लोग कूलम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तो वहां हमने बताया था कि कोई Q1 और Q2 दो चार्ज है, उनके बीच में एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, वो काम करता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट जो बात जानने वाली है कि ये अगर मेरे पास कोई चार्ज है, कोई आवेश है Q, और दूसरा आवेश, इस आवेश का एक क्षेत्र है अपना। आपने सुना होगा कि इलाका सिर्फ कुत्तों का होता है, लेकिन नहीं मेरे भाई, इलाका आवेश का भी होता है। ठीक है, तो अगर दूसरा आवेश इस आवेश के, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब उस आवेश से है जिसका क्षेत्र हम निकालना चाहते हैं। स्रोत आवेश के दायरे में या क्षेत्र में या इलाके में अगर हम किसी आवेश को लेकर आते हैं और उस आवेश पर इस स्रोत आवेश के कारण कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात स्थिर वैद्युत बल का अनुभव होता है, तो हम कहेंगे कि जिस पॉइंट पर हम यह आवेश लेकर आए हैं, उस पॉइंट पर स्रोत आवेश का क्षेत्र उपस्थित है। और जिस आवेश को हम परीक्षण करने के लिए लाते हैं, उस आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा कि कोई भी आवेश है और उसके पास दूसरा आवेश, अगर दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है, वो आकर्षण प्रतिकर्षण हो सकता है। अगर जो आवेशों का जो परिमाण है अगर धनात्मक है दोनों का, तो प्रतिकर्षण बल, दोनों का ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण बल, और दोनों में से एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है तो आकर्षण बल काम करेगा। उसी को हम स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। लेकिन ये बल तभी काम करेगा जब दोनों आवेशों का जो क्षेत्र है वो एक दूसरे के आवेश के अंदर हो। अगर इन दोनों आवेशों का क्षेत्र दूर दूर है तो इनमें कभी भी किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि हर आवेश एक क्षेत्र रखता है, और अगर उस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब है वो इलाका जहां तक उस आवेश की स्ट्रेंथ होती है, जहां तक उस आवेश की पावर होती है, जहां, तो वो पता कैसे लगता है? वो पता कैसे लगता है कि इसकी पावर है या नहीं? अगर हम किसी परीक्षण आवेश को उसके क्षेत्र में रखेंगे तो वो परीक्षण आवेश किसी ना किसी प्रकार का बल, स्थिर वैद्युत बल, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, अनुभव करेगा। जहां तक परीक्षण बल इस बल का अनुभव कर रहा है, जहां तक परीक्षण आवेश किसी भी प्रकार के बल का अनुभव कर रहा है, वहां तक स्रोत आवेश का क्षेत्र है, इलाका है। जो इसकी परिभाषा है वही यही बता रही है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो सर, आप तो यहाँ पर परीक्षण आवेश बता रहे थे, ये परीक्षण आवेश क्या है? इस परीक्षण आवेश के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षण आवेश की कुछ गुणधर्म है। परीक्षण आवेश के पास अगर वो गुणधर्म है तभी वो परीक्षण आवेश है, नहीं तो वो परीक्षण आवेश नहीं है। तो परीक्षण आवेश के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षण आवेश के पास क्या क्या वो चीज है जो परीक्षण आवेश के पास होनी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो परीक्षण आवेश है, इसको हम हमेशा धनात्मक ही लेंगे। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये छोड़ दीजिए। ये एक आप मान लीजिए कि पूरी दुनिया परीक्षण आवेश को धनात्मक ही लेती है, तो कभी भी हम लोग परीक्षण आवेश को ऋणात्मक नहीं लेंगे। याद रखने वाली बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो परीक्षण आवेश की खासियत है,
वो ये कि हम परीक्षण आवेश को बहुत ही छोटा लेंगे, बहुत 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 छोटा। ठीक है, अब बहुत छोटा हम परीक्षण आवेश को क्यों लेते हैं, ये एक पॉइंट है। ताकि परीक्षण आवेश किसी प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न न करे। ठीक है, समझ में आया क्यों लेते हैं छोटा? ताकि परीक्षण आवेश किसी भी प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करे। ये मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे इसी तरह का आवेश चाहिए, क्यों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करे। अब क्योंकि छोड़ दीजिए, लिखिए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो यदि परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो हमें स्रोत आवेश के क्षेत्र को पता करने में दिक्कत होगी। मेरी बात समझ में आई है? अभी ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी परीक्षण आवेश होने के लिए उसमें परीक्षण आवेश में क्या गुण होना चाहिए, पहले ये जान लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, परीक्षण आवेश में क्यों छोटा ही लिया जाना चाहिए, अब ये जान लेते हैं। ये भी मैं रब कर देता हूं, आप लोगों ने देख लिया होगा। आ जाइए भैया जी, क्यों परीक्षण आवेश आपको छोटा ही चाहिए, जान लीजिए। ये Q जो स्रोत चार्ज है, ठीक है, और मान यहाँ पे ये P पॉइंट है जिस पे हम परीक्षण आवेश Q0 ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये Q0 बड़ा होगा तो इस Q0 का भी तो अपना कोई क्षेत्र होगा, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही होगा। तो इसका भी तो कोई अपना क्षेत्र होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। अगर इसका भी कोई क्षेत्र है और स्रोत आवेश का भी कोई क्षेत्र है, तो आप ये पता कैसे करेंगे भाई ये आपने जो आप टेस्ट चार्ज जो आप परीक्षण आवेश लेके आए हैं इसका कोई क्षेत्र है, तो ये तो जो स्रोत आवेश का क्षेत्र है वो तो और बढ़ जाएगा इस परीक्षण आवेश की वजह से। मुझे तो क्षेत्र निकालना है स्रोत आवेश का। ये प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन थ्योरेटिकली आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आवेश जो है इसके पास आवेश बिल्कुल ना के बराबर है, इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्योंकि अगर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा तो आप कभी भी स्रोत क्षेत्र का आवेश पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे Q0 लेके आता हूं यहां पर P पॉइंट पर, ठीक है, और मेरे पास स्रोत आवेश Q है, तो कौन सा बल काम करेगा? हम कूलाम के नियम से हमें पता लग गया है कि अब इन दोनों के बीच में जो बल काम करेगा वो होगा Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, R दूरी है स्रोत आवेश से P पॉइंट की जिस पर परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज रखा है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कूलाम के नियम में
सिंपल इस Q को हटा दूं, आप ये मान लीजिए कूलाम का आप सिंपल नियम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से अगर मैं इधर वाले Q को हटा दूं तो क्या इस पॉइंट पे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, कूलाम के नियम का पता पहले लग चुका है। अब साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां तक जो स्थिर वैद्युत बल है जो हमने कूलाम के नियम से निकाला है, क्या वो हर जगह काम कर रहा है दो आवेश पे? हर जगह तो काम नहीं कर रहा है। एक आवेश मेरे पास है, एक आवेश 2 किलोमीटर दूर है, तो उनमें तो काम नहीं कर रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि दो आवेश जब पास पास होंगे तभी स्थिर वैद्युत बल काम करेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता लग चुका था। तो वहां से बात साफ हो गई थी कि जब दो आवेश पास पास होंगे तभी स्थिर वैद्युत बल काम करेगा। ठीक है, तो अब वो पास कितना होना चाहिए ये पता करने के लिए विद्युत क्षेत्र के बारे में अब बात हो रही है कि वो कितना दायरा है जिसमें दो आवेश के बीच में स्थिर वैद्युत बल काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने जब दो आवेशों को रखा, दो आवेशों को जब रखा तो उन्होंने पाया कि ये बल है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर इस P पॉइंट पे कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, तो क्या ये P पॉइंट पे कुछ भी नहीं होगा? अरे जो स्रोत आवेश है, या जो यहाँ पे कूलाम के नियम में जो Q1 Q2 अगर मैं मान रहा था, तो क्या इस Q1 आवेश की वजह से कुछ तो इस पे होगा, मतलब इस पे विद्युत क्षेत्र तो होगा। उस विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पे जो था वो है 1/4πε0 Q/r²। अगर यहीं पे मैं दूसरा चार्ज रख दूं तो इसके बीच में काम करने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो ये आ जाएगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र ये ही होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है, मतलब आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी डायरेक्शन आती है, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सदिश बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे? यूनिट वेक्टर से। ये वैद्युत क्षेत्र जहां भी होगा, ठीक है, वहां ये एक तरीका है वैद्युत क्षेत्र पता लगाने का। वैद्युत क्षेत्र का कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र था, वहां से कूलाम का नियम आया, तो दो चार्ज जब थे उसने कहा कि अगर मैं एक चार्ज को हटा दूंगा जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज मान रहे हैं, तो भी तो पॉइंट P पे कुछ ना कुछ तो होगा। जो था उस पॉइंट P पे वही वैद्युत क्षेत्र है। फॉर्मूला जो है वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है। ये समझने के लिए है कि वैद्युत क्षेत्र किस तरह से काम कर रहा है, कंफ्यूज कभी मत होना। वैद्युत क्षेत्र का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन अगर आप वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन अगर पूछी जाती है तो आप ये इक्वेशन लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, और ये इक्वेशन लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना, कि ये क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र। परीक्षण चार्ज के बारे में आप जान चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप जान चुके हैं। अब जिस टेस्ट चार्ज की मैं बात कर रहा था कि यहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए, ठीक है, अब एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए आप, कूलाम के नियम का इस्तेमाल करते हुए जो आपने यहां पे रखा था Q, इसको आप परीक्षण चार्ज मान लीजिए। ठीक है, परीक्षण आवेश, ये फॉर्मूला है R²। इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, क्या इस वाले पार्ट को ही तो हमने विद्युत क्षेत्र कहा था ना? इस वाले
जो हिस्से इसी को विद्युत क्षेत्र कहा था ना, और यहाँ पे Q, तो जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र कहां तक होगा, बताइए। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को अगर मैं भाग कर दूं परीक्षण आवेश से, तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा। मेरी बात समझ में आई है? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल पर अगर मैं परीक्षण आवेश से ही भाग कर दूं तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अब आइए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है पहले ये पढ़ लीजिए, मुझे वापस इस पेज पे आना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए ये आपने निकाला था क्या कि F इज इक्वल्स टू EP, पॉइंट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है लिखना, इंटू Q, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए एक मानक बनाया गया कि स्पेसिफिक आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता को क्या कहेंगे। अगर आप परीक्षण चार्ज की जगह 1 कूलाम का आवेश रख देते हैं, 1 कूलाम का आवेश रख देते हैं, तो इस 1 कूलाम के आवेश पर जो बल कार्य करेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। 1 कूलाम के बल पर जो 1 कूलाम के आवेश पर जो बल कार्य करेगा उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। समझ में आया? ये आपके पास स्रोत आवेश है और इसके क्षेत्र के अंदर आप 1 कूलम का आवेश रख दे रहे हैं, तो इस स्रोत आवेश के कारण 1 कूलम के आवेश पर जितना बल कार्य करेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर, ये P पॉइंट पर हमने 1 कूलम रखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक परीक्षण, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो 1 कूलम भी आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, ठीक है। हमने जो परीक्षण आवेश ले रहे हैं उसको हम इकाई धनात्मक रख देते हैं, पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिकली ये फॉर्मूला है। मैंने बताया था ना विद्युत क्षेत्र का कोई फॉर्मूला जनरली नहीं होता है, वो विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको पता लग गया था कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी परिभाषा पढ़ रहे हैं और जिसका फॉर्मूला है, तो एक चीज जो बहुत जरूरी है फिजिक्स में कि आपको उसका मात्रक पता होना ही चाहिए। अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं, और मैं बता दूं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा अक्सर आपके पेपर में पूछी जाती है, तो जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप ये परिभाषा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम। कुछ इसमें नया नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। इसी तरह से हमेशा जब भी आप फॉर्मूला लिखें तो अपने पूरे भौतिक विज्ञान में विमा जरूर पता करें। बल की विमा क्या होती है? mLT-2। m, F का फॉर्मूला क्या होता है? ma।
ए की विमा क्या होती है, m, त्वरण ए की क्या होती है, LT-2, ठीक है। और Q आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा आप क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा आप क्या लिखेंगे, MLT-3A-1। जरूरी है, हमेशा पता होने चाहिए विमा। विद्युत क्षेत्र के बारे में इतना जानना बहुत ही जरूरी है। मेरी बात समझ में आई। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जब भी कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको ये लिखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बारे में सीधी सीधी परिभाषा नहीं आती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र समझना बहुत जरूरी है। विद्युत क्षेत्र जिसे अच्छे से समझ में आ गया है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आइडिया हो जाएगा। मैंने विद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था। इसमें ना एक जो बहुत ही मजे की बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसलिए विद्युत क्षेत्र स्पेशल हो जाता है, ये फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है, अगर चलो पहले मैं आपको इसको कंटिन्यू करके दिखाता हूं जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ना विद्युत क्षेत्र, इसमें हम Q को लगभग 0 मान रहे हैं, टेंस टू 0, लिमिट टेंस टू 0 है Q। यहाँ तक ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि बहुत छोटा है, लेकिन 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप परीक्षण आवेश को 0 कर देंगे तो आप पता ही कैसे लगा पाएंगे कि उस किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना है। लेकिन बहुत छोटा लेना है, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। अगर आप 0 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब आप कभी भी विद्युत क्षेत्र पता ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है विद्युत क्षेत्र पता करने में, क्या मैं बता रहा था, देखिए विद्युत क्षेत्र पता करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पता कर रहे हैं, या आप स्थिर विद्युत बल के बारे में पता कर रहे हैं, इसमें कहीं भी परीक्षण आवेश का कि विद्युत क्षेत्र उस पॉइंट पे कितना है या बीच में स्थिर विद्युत बल कितना काम कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे कितना परिमाण है, ये सिर्फ ये बता देंगे। परीक्षण आवेश सिर्फ आपको ये तो बता देगा कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, स्थिर विद्युत बल लगेगा या नहीं, ये आपको हाँ या ना तो बता देंगे कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, स्थिर विद्युत बल लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन परीक्षण आवेश आपको कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि किसी भी बिंदु पर जैसे कि हम P पॉइंट पर बात कर रहे थे, कितना विद्युत क्षेत्र, कितना का मतलब मेरी इंटेंसिटी से है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, या अगर वहां पर कोई और मैं आवेश रख देता हूं टेस्ट चार्ज, तो वहां पर फोर्स यानी कि बल कितना लगेगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा किस पर, इस बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी पर। स्रोत आवेश से दूरी पर यह तय होगा कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ऊपर आएंगे, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्या कि विद्युत क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है इस P पॉइंट की दूरी के वर्ग के, P पॉइंट की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किस तरह से काम कर रहा है कि कोई आवेश यहाँ पे Q है, तो इसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा होगा, दूरी जितनी कम विद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा।
मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप स्रोत आवेश से आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब उस क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो पूरी तरह से किसी भी स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी पर तय करेगा कि यहाँ पर उस विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ या तीव्रता कितनी है। वो टेस्ट चार्ज सिर्फ ये बता सकता है कि यहाँ पर विद्युत चार्ज है या नहीं है, लेकिन कितना है, तीव्रता कितनी है, ये पता सिर्फ और सिर्फ स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी से ही पता लगेगा। कोई समस्या है तो बताइए। इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके ये पेपर में भी आता है जो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो से जो आपके पेपर में आएगा, अभी तक के इतिहास में जो आया है वो केवल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की सीधी सीधी परिभाषा पूछी गई है और आपको वो परिभाषा 2 नंबर में इतनी लिखनी है जितनी अभी मैंने बोर्ड पे लिखी है। यहीं पे आपको ये भी लिखना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, ये जरूर लिखना है। ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, स्थिर वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आया हुआ है। इसकी क्या गुणधर्म होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे और इसके गुणधर्म से ही सवाल आया हुआ है। जब भी मैं प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूं तो मैं उसकी डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के लिए हमेशा बाहर की तरफ ही क्यों दिखा रहा हूं, मुझे तो बताओ। यही बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, एक मैं आपको बहुत थोड़े से टाइम के लिए ग्राफ के बारे में भी बताऊंगा, कभी पेपर में नहीं आया है लेकिन बताऊंगा। वो ग्राफ होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र का, ई का, और उस पॉइंट का दूरी का जिस पॉइंट पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। इस पे हम लोग बहुत थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत बल रेखाएं के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके पेपर में से सीधा सीधा सवाल आता है। आज का वीडियो ना पढ़ाने को मैं बहुत एक डेफिनेशन में खत्म कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि विद्युत क्षेत्र समझना चाहिए आपको अच्छे से, वरना विद्युत क्षेत्र में 30 सेकंड में बता के विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में आपको बताता, आपको लगता कि नहीं सर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया है और डेफिनेशन हम लोगों ने याद कर ली है। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, अगर ये वीडियो अभी आपको ये नहीं पता लग रहा है कि हुआ क्या है, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कि अगर आपको क्लियरिटी अपने दिमाग में चाहिए तो पहले विद्युत क्षेत्र को इस तरह से समझना पड़ेगा जिस तरह से मैंने समझाया है। ठीक है, इस तरह से समझो, कहीं से कुछ भी देखने की, सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ा दिया है मेरी बात का विश्वास रखना। इस वीडियो को दोबारा देख लो, विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए जिसे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम स्थिर विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।